नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ए गर्ल विद ए बास्केट इसे लिखा है विलियम सी डॉगलस ने। उसके अर्थ का अध्ययन कर लिया था। आज हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ दिया है। The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic, the news of the day produced in this way. I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. इसके अर्थ का हमने अध्ययन कर लिया था, इसलिए इसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे हम आज हम केवल डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। अगर आपको अर्थ नहीं आता तो पिछली कक्षाओं के वीडियो को देखेंगे। तो चलिए रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस लगभग सब चैप्टर का एक ही रहता है, केवल उसमें नेम और राइटर नेम में परिवर्तन होता है और इस प्रकार से हम रेफरेंस लिखते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डॉगलस। इसमें आपको ये बताना जरूरी है किस चैप्टर का है और उसका राइटर कौन है। कॉन्टेक्स्ट: डब्ल्यू सी डॉगलस, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। विलियम सी डॉगलस जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वे 1950 में भारत यात्रा पर आए। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन। वह नई दिल्ली से बरेली ट्रेन से गए अर्थात रेलगाड़ी से गए। ही वांटेड टू नो द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीपल। वे भारत के लोगों की भावनाओं को जानना चाहते थे। फिर एक्सप्लेनेशन। तो राइटर हेयर describes the people on the platform। लेखक ने यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लोगों के बारे में वर्णन किया है। They were Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers। वे सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुम्हार, भिखारी और अखबार बेचने वाले थे। नियरली एवरीवन वाज विदाउट शूज। लगभग सभी लोग बिना जूतों की होते थे, क्योंकि तब इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे। दे वेयर वियरिंग लूज वाइट क्लॉथ्स। वे ढीले से सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। एक पैजामा होता था, उसे सिलवा दिया जाता था, सफ़ेद रंग का, बहुत सस्ता, उसे सबको पहनना पड़ता था क्योंकि इतना पैसा नहीं था रंग बिरंगे कपड़े ले लें। तो उसी बारे में लेखक ने बताया है। दे वेयर वियरिंग लूज वाइट क्लॉथ्स। वे ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ही टॉक टू देम टू फाइंड आउट वन हु कुड स्पीक इंग्लिश। वह उनसे बात करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता था जो अंग्रेजी बोल सके। आफ्टर आस्किंग 3 or 4 person, he found one। लगभग 3-4 लोगों से पूछने के बाद उसे एक ऐसा मिलता था, क्योंकि पहले अंग्रेजी ज़्यादा लोगों को नहीं आते थे, ना वो समझ पाते थे, पढ़े लिखे थे नहीं। Then he talked to him। और फिर वह उनसे बातचीत करता। They talked about the events in the world। वे सांसारिक घटनाओं के बारे में बातचीत करते। They also talked about the important subjects एंड अबाउट द न्यूज ऑफ द डे। वे महत्वपूर्ण विषयों और दिन की खबर के बारे में भी बात करते थे। ही न्यू द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। जिससे वह सरकार के प्रति लोगों के विचारों को जान सके। ही आल्सो न्यू व्हाट हैड बीन रिटन अबाउट द इवेंट्स टू नो व्हाट पीपल फेल्ट अबाउट दोज थिंग्स। वह यह भी जानना चाहता था कि जो भी घटनाएं लिखी गई हैं उनके बारे में लोग कैसे विचार रखते हैं या कैसा महसूस करते हैं। He compared all these things। वह इन सभी चीज़ों की तुलना करते थे।
ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल्स आइडियाज अबाउट वेरियस थिंग्स। वे लोगों के विचारों को, विभिन्न वस्तुओं के बारे में लोगों के विचारों को जानना चाहते थे। अगला सेकेंड है मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनेथ swung off trees at the stations looking for foods. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their peaked roofs were thatched, bundle of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. The pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. Reference: these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा है लेखक ने? इन दिस लाइन्स द राइटर नरेट्स अबाउट इंडियन हाउसेस। इन पंक्तियों में लेखक ने भारतीय घरों के बारे में बताया है। सम मंकीज विद देयर बेबीज वेयर स्विंगिंग आउट ट्रीज, कुछ बंदरों के बारे में जिनके बच्चे जो अपने बच्चों के साथ पेड़ों पर लटके हुए थे। द हाउसेज वेयर मेड ऑफ मड एंड ग्रास, घर मिट्टी और घास के बने हुए होते थे। मिट्टी की झोपड़ी होती थी, उनके ऊपर घास के छप्पर बने होते। अभी भी आज आप लोग कुछ घरों को ऐसे देख लेते होंगे, लेकिन पहले सभी घर ऐसे ही होते थे क्योंकि पक्के मकान किसी के पास नहीं होते थे। गांव 10-5 गांव में 1-2 घरों के पास एक दो घर पक्के होते थे, बाकी सभी कच्चे होते थे। एक्सप्लेनेशन: ऑन द ट्रीज एट अ प्लेटफॉर्म सम मंकीज विद देयर बेबीज वेयर क्लाइंबिंग ऑन द ट्रीज। वृक्षों में, प्लेटफार्म के पास के वृक्षों में कुछ बंदर जो अपने बच्चों के साथ उन पेड़ों पर लटक रहे थे, चढ़ रहे थे। दे वेर इन सर्च ऑफ फूड, वे भोजन की तलाश में थे। द हाउस नियर द स्टेशन वेर मेड ऑफ मड एंड ग्रास, स्टेशन के पास जो घर थे वे मिट्टी और घास के बने हुए थे। दे आर पीक्ड, मड बने वैसे कीचड़ होता है, तो जब मिट्टी को पानी में मिला दिया जाता है तो कीचड़ बन जाता है, वो उसी से बनाए जाते थे घर। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, उनके जो छतें थी उन पर छप्पर थे। पंपकिन वाइन्स वेयर स्विंगिंग विद द थैचेस, इन्हीं छप्परों से लौकी और कद्दू की बेलें लटकी हुई थी। जैसे अभी भी लोग लगा देते हैं वैसे पहले भी लगाते थे। द होल सीनरी एक्सप्लेन द पॉवर्टी ऑफ द इंडियंस, पूरे दृश्य ने भारत की गरीबी के बारे में वर्णन किया है। कितने गरीब थे भारत के लोग, इस बारे में वर्णन किया गया है। फिर तीसरा, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets, high shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. Reference क्या हो जाएगा? These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Context में क्या लिखेंगे? The author was traveling in train. लेखक एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। At every station, he stepped down on the platform and walked there. प्रत्येक प्लेटफार्म पर वह लेखक उतर जाता था and walked there, वहाँ पर टहलता था। At one station, a group of the refugee children gathered around him. एक स्टेशन के पास शरणार्थी बच्चों का एक समूह ने उसको घेर लिया। The children were very poor. बच्चे बहुत गरीब थे। एंड वांटेड टू सेल बास्केट एंड फैंस, और टोकरियाँ और पंखे बेचना चाहते थे। एक्सप्लेनेशन: द राइटर ऑफ दिस लेसन गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। इस पाठ का लेखक प्रत्येक स्टेशन पर उतर जाता था। वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। कहाँ टहलने लगता था? प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। बट एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बातचीत करता था। बट एट वन स्टेशन, लेकिन एक स्टेशन के पास
ही कुड नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सका। एज सून एज ही गॉट डाउन एट ए स्टेशन, जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा, ए ग्रुप ऑफ द स्मॉल फ्यू चिल्ड्रेन सराउंडेड हिम, छोटे से शरारती बच्चों के समूहों ने उसको घेर लिया। ऑल ऑफ देम हेल्ड हैंड वुवन बास्केट इन देयर हैंड्स, सभी अपने हाथ से बुनी हुई टोकरी लिए हुए थे। द बास्केट वेयर मेड ऑफ रीड्स, टोकरियाँ जो थीं घास फूस की बनी हुई थीं। दीज वेयर मेड इन सिंपल डिजाइंस, वे बहुत ही साधारण डिजाइन की बनी हुई थी। द चिल्ड्रन रेज देयर बास्केट्स हाई टू द राइटर, बच्चे अपने टोकरियों को लेखक की तरफ उठाए हुए थे। एंड साउटेड वर्ड्स इन हिंदी, और हिंदी में शब्दों को चिल्ला रहे थे। राइटर फेल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, लेखक उन शब्दों को सुनने में असमर्थ था। बिकॉज ही डिड नॉट नो हिंदी, क्योंकि वह हिंदी नहीं जानता था। बट ही कुड अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ द चिल्ड्रन वेरी वेल, लेकिन वह बच्चों की इच्छा को बहुत अच्छे से जानता था। दैट दे ऑल वांटेड हिम टू परचेज देयर बास्केट, कि वे सभी उसे अपनी टोकरी को बेचना चाहते थे। चौथा, they were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. So reference क्या हो जाएगा? These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by W.C. Douglas. Context हो जाएगा, at one station a group of young children surrounded the writer. एक स्टेशन के पास बच्चों के समूह ने लेखक को घेर लिया। चिल्ड्रन वेयर सेलिंग बास्केट, बच्चे टोकरी बेच रहे थे। दे वेयर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रिफ्यूजीज, वे शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। आफ्टर पार्टीशन ए ग्रेट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज केम टू इंडिया लिविंग देयर होम्स इन पाकिस्तान, बंटवारे के बाद बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए और पाकिस्तान में अपने घर छोड़ दिए। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स W.C. डॉगलस हैज प्रेजेंटेड ए वेरी माइजरेबल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजीज। इन पंक्तियों में W.C. डॉगलस ने शरणार्थियों की बहुत दयनीय दशा का वर्णन किया है। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वाज पिटिएबल, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। दे हैड लेफ्ट देयर हाउसेज, क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स देयर एट पाकिस्तान, और बाकी की अन्य चीज़ें भी पाकिस्तान में छोड़ती थी। दे बिकेम बेगर व्हाइल ऑन जर्नी टू इंडिया ऑन फुट, वे जब भारत की तरफ पैदल चले तब वे भिखारी हो गए थे। दे कुड ब्रिंग ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड विद देम विच फिनिश्ड इन द वे, वे केवल अपने साथ थोड़ा सा खाना ही ला सके थे जो रास्ते में खत्म हो गया था। दे बिगेन टू स्टार्व, वे भूखों मरने लगे। मैनी ऑफ देम डाइड ऑन द वे ड्यू टू स्टारवेशन एंड वीकनेस, बहुत सारे लोग भूख और कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिरकर मर गए। अगला पांचवा, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the street. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. The average unskilled laborer makes 30 cents a day or less than $2 a week. तो reference क्या हो जाएगा? These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Context: the writer is describing the pitiable condition of the refugee children. लेखक ने शरणार्थी बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन किया है। These children were selling baskets. ये बच्चे
टोकरी बेच रहे थे। द रिफ्यूजीज वेयर लिविंग इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट दैट लाइन द स्ट्रीट्स। जो शरणार्थी थे वह गलियों पंक्ति से लगी हुई गलियों में एक पंक्ति से बने कपड़े और घास के बने घरों में रहते थे। एक्सप्लेनेशन: द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ रिफ्यूजीज वेयर सेलिंग बास्केट्स ऑन द स्टेशन। शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां स्टेशन में टोकरियां बेचती थीं। देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स वेयर सेटल इन द सिटीज। उनके माता पिता या रिश्तेदार उस शहर में एकत्रित हो गए थे। दे हैड सेट अप स्टॉल्स ऑफ सिंपल आर्टिकल्स। उन्होंने साधारण से वस्तुओं की दुकानें लगा दी थीं। दे वेयर लिविंग इन द सेट्स मेड ऑफ क्लॉथ एंड ग्रास। वे उन घरों में, छप्परों में जो कि कपड़े और घास बने हुए थे रहते थे। द इनकम ऑफ पीजेंट वाज नॉट इवन एवरेज। इन लोगों की जो आय थी वह औसत भी नहीं थी। इट मीन्स इट वाज नॉट मोर देन $100 ईयर। अर्थात उनकी आय साल में $100 के बराबर भी नहीं थी। द अनस्किल्ड लेबरर अर्न 30 सेंट्स ए डे और लेस देन $2 ए वीक। एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता था, अर्थात सप्ताह में $2 से भी कम। $1 लगभग 75 रुपये के बराबर होता है, अर्थात लगभग साल की आय 7,500 रुपये हुआ करती थी। अभी कुछ कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 74 हो जाता है, कभी 73 हो जाता है, लेकिन एक एवरेज है कि 7,000 से 7,500 के बीच लोगों की वार्षिक आय रहती थी। अगला, द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। सी प्लीडेड and begged in tones that would wring any heart. Reference: these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Context: the writer was very much impressed by the appearance of a lady in a refugee girl. लेखक शरणार्थी लड़की में एक महिला के समान गुणों को देखकर वो प्रसन्न हुआ। इन दीज lines he described the girl and her action. इन पंक्तियों में उसने लड़की के बारे में और उसके इस कार्यों के बारे में बताया है, किस प्रकार वह एक्शन कर रही थी, अर्थात अपने एक्सप्रेशन दे रही थी। अगला एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? Among the girls there was a most careful and pushing vendor. She was a beautiful girl of 9 years. उन सब में एक लड़की बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बार बार अपनी चीज़ को लेने के लिए जोर देने वाली लड़की थी। She was a beautiful girl of 9 years. वह 9 साल की एक सुंदर लड़की थी। She was standing right in front of the author. वह लेखक के सामने खड़ी थी। सी हैड ए ब्यूटीफुल बास्केट विद हैंडल। उसके पास हत्थे के साथ एक सुंदर टोकरी थी। सी वांटेड द राइटर टू बाई हर बास्केट। वह चाहती थी कि लेखक उसकी टोकरी ले ले। सी वांटेड 30 सेंट फॉर हर बास्केट। वह अपने टोकरी के लिए 30 सेंट चाहती थी। सी वाज ए सिंसियर वेंडर मेकिंग एन इमोशनल अपील। वह एक बहुत ही गंभीर विक्रेता थी और एक भावुक अपील कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन सच ए वे एज प्रोड्यूस्ड पिटी इन द हार्ट ऑफ एनीबॉडी। वह इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी और अपनी टोकरी लेने के लिए कह रही थी कि इससे कोई भी किसी भी हृदय में दया की भावना आ जाएगी। द पीपल
द पीपल आई सन इंडिया, दोज इन द विलेज as well as those in high office have both pride and deeply sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. Difference: these lines are taken from the lesson A Girl with a Basket, written by W.C. Douglas. Context का: these are concluding lines of the lesson. यह पाठ की अंतिम पंक्तियां हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर पॉइंट्स आउट द गुड क्वालिटीज ऑफ इंडियंस। इन पंक्तियों में लेखक ने भारत के लोगों की अच्छे गुणों के बारे में बताया है। एक्सप्लेनेशन: द ऑथर मेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन इन इंडिया ड्यूरिंग हिज जर्नी। लेखक भारत में बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिला। ही सॉ पीपल विद द हाई क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट इन देयर कैरेक्टर। उसने देखा कि लोगों के पास अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ही आदर है। द पीपल न्यू द वैल्यू ऑफ गुड मैनर्स। लोग अच्छे तौर तरीकों को जानते हैं। दे हैड ए स्ट्रांग एंथुजियाज्म एंड लव फॉर फ्रीडम। उनके अंदर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा और प्रेम है। द स्मॉल ब्यूटीफुल गर्ल लिव्ड इन डर्टी सराउंडिंग्स। वह छोटी सी सुंदर लड़की जो कि गंदगी में रहती थी। शी बिलोंग टू पुअर फैमिली। वह बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती थी। शी वॉज अनएजुकेटेड। वह अशिक्षित भी थी। नोबडी हैड टॉट हर द करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज और रूल्स ऑफ कंडक्ट। किसी ने भी उसे भाषा के बारे में और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में नहीं सिखाया था। बट हर कंडक्ट शोज द ऑथर दैट इंडियंस हैड बट हर कंडक्ट शोड द ऑथर्स। लेकिन उसके व्यवहार ने लेखक को दिखा दिया दैट इंडियंस हैड डीप फीलिंग्स फॉर गुड एंड रिस्पेक्टेबल थिंग्स, कि भारतीयों के अंदर बहुत ही अच्छे गुण और अच्छी भावनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। आप इसका डिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। अगले कक्षा में हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स लिखा देंगे। इस प्रकार से इतना ही आता है। 8 नंबर का रेफरेंस कंटेंट एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर और 4 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स। तो बाकी के दोनों फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली कक्षा में करवा देंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लिए। और किसी को अर्थ नहीं आता है तो वो पहले पिछली कक्षा का वीडियो देखे, उसके बाद ही इसको देखे, क्योंकि अगर अर्थ नहीं आएगा तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।